नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक यहां पर शुरू हो गई है। अमित शाह भी बैठक में पहुंच गए हैं। सीएम योगी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। उम्मीदवारों पर चर्चा असंभव बताई जा रही है, तो लगातार सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अब मंथन और बैठक कर रही है और दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है बैठक की शुरुआत हो गई है, जिसमें अमित शाह भी बैठक में पहुंचेंगे। सीएम योगी भी बीजेपी दफ्तर अब पहुंच गई हैं और बताया ये जा रहा है कि उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है और लिस्ट भी बहुत जल्दी अब इसको लेकर जारी कर दी जाएगी। तो बीजेपी की अहम बैठक और बैठक में अमित शाह और सीएम योगी भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है जो यूपी कोर ग्रुप की बैठक में जितने भी नेता हैं वो भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े नेता जिसमें अमित शाह और बाकी नेता भी इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है और बताया ये जा रहा है कि उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है और बहुत जल्द अब लिस्ट भी बीजेपी की तरफ से जारी उत्तर प्रदेश को लेकर कर दिया जाएगा। तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक अब शुरू हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी दफ्तर में इस वक्त बैठक शुरू हो गई है, शामिल होने पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि इस अहम बैठक में उम्मीदवारों पर चर्चा होने के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। तो किस तरह से अब चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है, किस तरह से नामों की लिस्ट उसे फाइनल करना है, इस पर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से पवन गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज जिस तरह से बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, अमित शाह पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे हैं, तो हम माने ये कि पहले फेज की लिस्ट अब बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी बीजेपी की तरफ से? नीलू, जाहिर तौर पर जितने भी लोग इस बैठक में शामिल हैं उनके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये जो उम्मीदवारों के चयन के लिए आखिरी दौर चल रहा है। कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जो कि 2014 के समय पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे बीजेपी की तरफ से, उसके बाद में 17 और 19 के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको खासा जानकारी है जमीन लेवल तक उत्तर प्रदेश के बारे में। उसके अलावा तमाम जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, दोनों उप मुख्यमंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन मंत्री सुनील बंसल हों, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल हैं। उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये दोनों इस बैठक में वर्चुअल तौर पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि खुद राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको भी बिल्कुल जमीनी स्तर का अंदाजा है। तो अब ये बैठक जो है वो दिल्ली में शुरू हो गई है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा होगी। क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है, जो भी उम्मीदवार जिताऊ होगा उसको पार्टी टिकट देगी। उसके साथ साथ पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार कई सारे सर्वे करा रही है। उत्तर प्रदेश के जो संगठन है वो अपना सर्वे करा रहा है, संघ की तरफ से सर्वे होता है, उसके अलावा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सर्वे होते हैं। तो इन सर्वे की रिपोर्ट पूरी, उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद में लखनऊ से एक पैनल बन के आता है, तकरीबन उसमें 3-3 नाम होते हैं हर सीट से। उन 3 नामों पर कोर ग्रुप में जो बैठक अब चल रही है, उन 3 नामों पर चर्चा होती है और चर्चा करके उसको उसमें एक नाम पर सहमति बनाने का प्रयास होता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो अपने नाम वहां लाके रखता है, उस पर भी चर्चा होती है। और उस चर्चा के बाद में फाइनल तौर पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और जो नाम कोर ग्रुप की बैठक में फाइनल होते हैं उन पर अंतिम मोहर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाती है। तो अब ये जो कोर ग्रुप की बैठक है वो शुरू हो गई है और ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पवन, अगर इस बार की बात की जाए, हम अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि जो आपराधिक छवि वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, शायद उससे बीजेपी पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार एक बड़ा फैसला ये लिया कि जब आप नामांकन करने जाते थे तब आपने आपराधिक छवि या आप पर कितने केसेस हैं उसका जिक्र होता था, लेकिन अब तो वेबसाइट पर तमाम पार्टियों को जो कैंडिडेट आप भेज रहे हैं उन पे किस तरह के आपराधिक मामले, ये तमाम बातों को अब डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आपराधिक छवि वालों से बीजेपी अपना हाथ खींच सकती है और जिताऊ कैंडिडेट पर मुहर लगा सकती है। देखिए नीलू, इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। आपराधिक छवि
तो जो उम्मीदवार है जो भी टिकट मांग रहे हैं उस पर किस तरह के मामले दर्ज हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले जो होते हैं वो राजनीतिक द्वेष की वजह से लगाए जाते हैं। कई सारे मामले ऐसे होते हैं कि जो भी जो तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, प्रदर्शन के दौरान लगाए जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह के मामले हैं, हाँ कुछ अगर गंभीर मामले कुछ हैं उनके ऊपर तो हो सकता है पार्टी उनसे किनारा करके अन्य उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करे। लेकिन अगर जो नॉर्मल अगर मामले हैं जो कि राजनीति से प्रेरित होते हैं या राजनीतिक कारणों से लगाए जाते हैं या तमाम जो अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से लगते हैं तो उनको पार्टी एक बार को अनदेखा कर देती है। तो ऐसे में पार्टी की जो पहली प्रायोरिटी है वो है जिताऊ कैंडिडेट। जो भी उम्मीदवार जिताऊ होगा पार्टी उसके साथ जाना चाहेगी, क्योंकि लगातार चुनाव में अंतिम मामला यही होता है कि हर पार्टी चाहती है कि वो जीतकर चुनाव में अपनी सरकार बनाए। तो पार्टी ऐसे में ये भरपूर कोशिश कर रही है कि इसीलिए तमाम सर्वे बीजेपी के द्वारा कराए जाते हैं, खुद चाहे वो प्रदेश के संगठन के स्तर पर सर्वे हो, संघ का सर्वे हो, उसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से सर्वे हो। जब इस सर्वे की रिपोर्ट में जो नाम अव्वल आते हैं उनके साथ पार्टी चुनाव में जाती है। बिल्कुल जिताऊ कैंडिडेट पर मुहर लगती है पवन, लेकिन फर्स्ट फेज के लिए शायद कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द अब इस मंथन के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन एक तरफ प्रचार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव की रणनीति पर भी आज इस पर चर्चा होगी। तो प्रचार किस तरह से किया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन हो या वर्चुअली किस तरह से जुड़ा जाएगा, इस पर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी नीलू, जाहिर तौर पर बीजेपी संभवतः 13 तारीख को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। उसके बाद किसी भी दिन बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि पहले जो फेज का जो नामांकन है उसकी आखिरी डेट 21 तारीख को है, 21 जनवरी। तो बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो 13 तारीख के बाद किसी भी दिन लिस्ट आ सकती है। अगर बात करें कैंपेन को लेकर चर्चा की तो जी बिल्कुल जिस तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक सभी तरह से रैलियों और रोड शो पर पाबंद लगा दिया गया है, तो उसके बाद में बीजेपी लगातार आपने देखा आज से उन्होंने टोली संपर्क अभियान की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी है। 5-5 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं अपने बूथ लेवल पर, और वो जो तमाम लाभार्थी हैं या अन्य जो लोग हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि बीजेपी वर्चुअल मोड पर तमाम सारे अब कार्यक्रम करने जा रही है पूरे प्रदेश भर के अंदर, तो केंद्र से लेकर राज्य तक के नेता भी उस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से वर्चुअल मोड के तरीके से पूरे प्रदेश भर में अपना चुनाव प्रचार किया जाए। कम से कम बड़ी रैलियां जो हैं उनको अवॉइड किया जाए और छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से वर्चुअल प्रचार में जुड़ा जाए। बिल्कुल, और इस मामले में बीजेपी अगर वर्चुअली बात की जाए, डिजिटली बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग भी है और उसका फायदा भी बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लखनऊ की बात की जाए और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहां पर भी एक बैठक चल रही है अखिलेश यादव के साथ। प्रस्तावकों की यह बैठक है। पहले चरण के तहत समाजवादी पार्टी बहुत जल्द अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है, टिकट की घोषणा कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी की भी इस वक्त बैठक चल रही है। अखिलेश यादव के साथ प्रस्तावकों की बैठक है और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, एक एक कर अब तमाम पार्टियां बैठक कर रही है, क्योंकि पहले फेज के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसे में किस तरह से मंथन चिंतन चल रहा है कि कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो जिताऊ होंगे, जिन पर मुहर लगेगी पार्टी में? देखिए 14 तारीख नोटिफिकेशन की तारीख का दिन है, यानी कि पहले चरण का जो नोटिफिकेशन है 14 जनवरी को आ जाएगा। तो आज अब दिन बहुत कम बचे हैं, आप घंटे में भी उसको जोड़ सकते हैं, इतने कम दिन बचे हैं। तो ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चयन उन तमाम लोगों का जो कि आम जनता के बीच में जाएंगे, यानी जिन लोगों ने दावा किया टिकट का। करीब 350 सीटों में 4400 लोगों ने आवेदन किया था। पहले चरण के तहत जहां पर इलेक्शन होने हैं उन्हीं लोगों के नामों पर मंथन फिलहाल चल रहा है। पार्टी ऑफिस के नज़ारे में थोड़ा दिखा दूं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोगों की भीड़ भी है। लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से, क्योंकि 7 फेजेस में जो इलेक्शन होना है वो पश्चिमी यूपी से शुरू होकर के पूर्वांचल तक जाएगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो चरणबद्ध तरीके से ही जो है टिकटों को जारी करेगी। यानी पहले फेज के बाद फिर दूसरे फेज के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर तीसरा फेज के ही टिकट, यानी एक साथ टिकटों की घोषणा नहीं होने वाली है। और एक खास बात और भी है कि आज अखिलेश यादव उन तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं जो उनकी कोर कमेटी के लोग हैं। हालांकि टिकटों पर मंथन पहले ही हो चुका है, यानी कि समाजवादी पार्टी का अपना सर्वे है वो ऑलरेडी सबमिटेड है। स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर भी टिकट दिया जा रहा है। उन तमाम चीजों को लेकर के एक आखिरी रोड मैप समाजवादी पार्टी में तैयार है।
लेकिन क्योंकि अब वक्त 2 से 3 दिन का ऐसी बचा है, जब जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसका अपना गठबंधन है आरएलडी के साथ, तो उस आरएलडी के गठबंधन को भी ध्यान में देकर के ही टिकटों को जारी किया जाएगा। क्योंकि कई बार होता क्या है, जब इतने सारे आवेदक और प्रस्तावक हैं तो कहीं विद्रोह की स्थिति ना आए, उन तमाम चीजों को भी क्योंकि सुलझाना है, समझना है। और कई बार गठबंधन में जब कई सारे पेच होते हैं तो टिकटों को लेकर के ही पेच होता है। बिल्कुल तो अलाउद्दीन, सवाल इसी पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रथम फेज की शुरुआत हो रही है। आरएलडी इस वक्त गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है। टिकट बंटवारे को लेकर आपने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है, बस एक फाइनल मोहर लगनी बाकी रह गई है, लेकिन बहुत ज्यादा हमने देखा कि कई जगहों पर कुछ कुछ पेच फंस रहे, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिस पर पेच फंस सकता है। आज यह बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें जिस पर आरएलडी अपना दावा कर रही है, चाहे वो थाना भवन की सीट हो या फिर मथुरा में 2 सीटें हैं, उसको लेकर के भी डिस्कशन लगातार चलता रहा समाजवादी पार्टी ऑफिस में। लेकिन फाइनली आप मान के चलिए, क्योंकि न्यूज़ 18 का भी अपना जो कार्यक्रम था पिछले दिनों, अखिलेश यादव जो हमारे मंच पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि टिकटों के बंटवारे को लेकर के या हमारे जो एलायंस पार्टी है या गठबंधन जिनके साथ हमारा हुआ है, उनके साथ टिकटों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत पड़ेगी 2 कदम पीछे हटने की, 2 कदम हम पीछे जाएंगे, जरूरत पड़ेगी 3 कदम पीछे जाने की, तब भी हम जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसको कहीं ना कहीं सत्ता से हटाना है। तो ऐसे में मान के चलिए कि कुछ पेच जरूर था, लेकिन वो तमाम चीजें अब खत्म, क्योंकि जो सबसे अहम बात थी, क्योंकि उनके चचा के साथ भी अब गठबंधन क्योंकि हो गया है, चचा को भी माना जा रहा है 4 से 6 सीटें दी जा सकती है, उनके कहने पर वो सीटें दी जा रही है। तो ऐसे में देखिए अलाउद्दीन, हालांकि कहते सारे बड़े नेता यही हैं कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, टिकटों पर कोई पेच नहीं होगा, लेकिन जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो कलह फिर मचनी दिखाई देती ही है कि किसी ना किसी में नाराजगी रहती ही है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुबह सुबह घर घर जाकर लखनऊ में बालू अड्डा इलाके में जनसंपर्क किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थियों के चंदन कुमकुम लगाया। हम आपको बता दें कि बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी इस अभियान में जुटे हुए हैं। बीजेपी के नेता केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले करीब 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर घर जाकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मिल रही है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुंच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। बीजेपी ने आज डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह पहला चुनावी अभियान आज शुरू किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता डोर टू डोर जाएंगे और आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस समय हम बालू अड्डे पर हैं, यहीं पर स्वतंत्र देव सिंह ने अभी ये स्टिकर यहां पर लगाया है कि पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास। ये स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का। और ये तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, ये भी यहाँ लाभार्थियों के घर पे आए हैं। सबसे पहले हम लाभार्थी से बात करेंगे कि आप ये बताएं आपको किस योजना का लाभ मिल रहा और आपका क्या कुछ नाम है? सर हमारा नाम सबाना है जी, और हमें इसका लाभ मिला कि हमें मकान बनाने का वो मिली सुविधा। कितना पैसा मिला? ये सबाना है, इनको मकान बनाने का पैसा मिला है। तो ऐसे में तमाम और भी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग क्या ये हाथ में क्या है और क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग लाभार्थी जितने भी हैं अपने क्षेत्र में,
उनके घर घर जा जाके संपर्क कर रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी शुभारंभ कर दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे किसी बूथ पे। सभी लोगों जो मैं महामंत्री मध्यमंडल का हूँ और हम लोग एक एक घर डोर टू डोर जाएंगे, सबके घर जाएंगे, उनको बताएंगे योजना का, जिनको लाभ मिला है उनसे पूछेंगे कोई परेशानी कोई सुझाव जो भी आगे और आगे अच्छा बेहतर हो सके हमारे प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए, ये हम लोग करेंगे। ये और आपको भी क्या क्या सुविधा दी है सरकार ने? हमें तो मकान ही बनाने की सुविधा दी है भाई। मकान कर दिया है। अच्छा, तो आपका जो किस्त आई है वो मकान बन गया? जी हाँ, बन गया। तो आज यहाँ कौन आया था? कोई आया था क्या आप लोगों के पास? प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये लोग हैं जो लाभार्थी हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे 6.5 करोड़ लोगों के पास जा रही है जिनको उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे 6.5 करोड़ घरों पर जाकर, यानी कि डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अब जमीन पर नजर आएंगे और घर घर जाएंगे। अपने जो 5 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, उसके तमाम कामकाजों को बताएंगे। और दूसरा, जो लाभार्थी हैं उनके कुमकुम टीका लगाएंगे और उनके घरों के बाहर स्टिकर लगाएंगे। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्राह्मण वोटों को हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में अब होड़ मच गई है। सभी दल खुद को ब्राह्मण समाज का हितैषी बताते हैं, पूरा जोर इसमें उन्होंने लगा दिया है। और उसी क्रम में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ के 10वें चरण में 2 जनवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे मोहनलालगंज के महुरा कला गांव में भगवान परशुराम मंदिर का लोकार्पण किया था। मंदिर के सामने 68 फीट का एक फरसा भी लगाया गया, लेकिन वो गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। 8 दिन बाद ही फरसा टूटकर गिर गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में 2 जनवरी की है, जब अखिलेश यादव ने फरसे का उद्घाटन किया था पूजा पाठ करके। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब फरसा टूटकर गिर गया। बीजेपी ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा, जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है। जो भगवानों की जाति देखते हो, जो भगवानों का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और जनता जनार्दन भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का यह भ्रष्टाचार अब सबके सामने उजागर हो गया है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। और कोरोना का अपडेट आपको बताते चले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 मामले सामने आए हैं और करीब 70,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 24 घंटे में कुल 277 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल कुल अगर मामलों की बात की जाए तो देश में इस वक्त 8,21,446 एक्टिव केसेस हैं। और हरिद्वार में मकर संक्रांति के स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 14 जनवरी को साल का पहला बड़ा गंगा स्नान होना है, लेकिन कोविड के चलते गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई। जिला प्रशासन ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। बाहरी लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों के भी हर की पैड़ी पर स्थान को लेकर रोक लगा दी गई है। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला कहा जा रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वाराणसी में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अब शाम को 4 बजे से गंगा घाट पार्क गंगा की रेती पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी वजह से वाराणसी के घाट एक बार फिर से सुनसान हो गए हैं। घाटों पर कल शाम होते ही पुलिस फोर्स ने दर्शनार्थियों और पर्यटकों से इसे खाली करवाना शुरू कर दिया। पुलिस बकायदा अनाउंस करके लोगों को 4 बजे के बाद घाट पर नहीं आने के लिए जागरूक भी करती दिखी। बिना किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। साथ ही ऐसी जगह जहां पे लोग आवश्यक कार्य से नहीं जाते हैं, जैसे 4 बजे के बाद विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, खेल के स्टेडियम हैं, जो हमारे घाट हैं, गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पे किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं सीरियस, जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं, उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये पाबंदियां लगाई गई हैं।
साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज, उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पर फोकस किया गया है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीजेपी वाले एक ही रंग की करते हैं बात, आईटी सेल पर भी झूठ फैलाने का आरोप। अखिलेश यादव ने जताया 400 सीटों से एसपी की जीत का भरोसा, कहा सहयोगी दलों के साथ जीतेंगे चुनाव। मन से बोले शिवपाल सिंह यादव, परिवार में सब ठीक, अखिलेश को 2022 में बनाएंगे सीएम। एजेंडा यूपी के मन से अनुराग भदौरिया ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, मंदिर के नाम पर की प्रॉपर्टी डीलिंग, बीजेपी ने हमारे कामों के फीते काटे। इस मौके पर स्वाति सिंह ने कहा सरकार ने सबकी पेंशन बढ़ाई, महिला कल्याण के लिए बहुत काम। न्यूज़ 18 के मन से बोले किसान नेता राकेश टिकैत, गन्ना भुगतान पर बीजेपी ने भ्रम फैलाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना, झूठ बोलने में बीजेपी को गोल्ड मेडल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, राजनाथ सिंह ने खुद को क्वारंटीन किया। देश में कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का अभियान जारी, सीएम योगी ने लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। देश में आज कोरोना के 1,80,000 नए केस। तीसरी लहर की कहर के बीच भारत के वैक्सीनेशन अभियान के लिए बड़ा दिन, आज से स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लग रही बूस्टर डोज। दिल्ली में कोरोना के हालात पर फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक, नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला। लखनऊ बेंच में अब 15 दिनों तक वर्चुअल होगी सुनवाई, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। भारत में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,79,723 नए केस, 146 लोगों की गई जान।